और बात करते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों की, जिसके बेहतर होने की अब उम्मीद बन रही है, क्योंकि भारत कनाडा के रिश्ते हाल में बहुत ही बुरे रहे जस्टिन ट्रूडो के दौर में। लेकिन कनाडा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनमें उनसे ये उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। खालिस्तान के समर्थक एनडीपी के जगमीत सिंह की पार्टी बुरी तरह हारी है। पिछली बार जहां उन्हें 24 सीटें मिली थीं, अब इस बार 7 सीटों पर वो सिमट गई और राष्ट्रीय दल का दर्जा भी खो दिया। खुद जगमीत सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाए और एनडीपी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। ये साफ है कि कनाडा ने भारत विरोधी एजेंडे को नकारा है। कनाडा चुनाव में खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह को बड़ी हार मिली है और इसके साथ ही उसकी पार्टी एनडीपी कनाडा की सियासत से बाहर हो गई है। चुनाव के दौरान एनडीपी किंगमेकर के तौर पर सामने आई थी, लेकिन चुनाव के नतीजे ने एनडीपी और उसके मुखिया भारत विरोधी जगमीत सिंह को बड़ा झटका दिया है। I know that we will always choose hope over fear and optimism over despair. जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक है। जून 2023 में वैंकूवर में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। जगमीत सिंह और ट्रूडो सरकार ने हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ बताया। ये आरोप बिना किसी सबूत के लगे और इससे भारत कनाडा के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए। पूरा मामला ये था कि जून 2023 में हरदीप निज्जर की हत्या हुई। हरदीप निज्जर खालिस्तानी आतंकी था, वो कनाडा का नागरिक था। उसे वैंकूवर गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई। निज्जर हत्याकांड ने भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक टकराव खड़ा कर दिया। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर हत्या में बिना सबूत भारत का हाथ बताया, क्योंकि ट्रूडो की अल्पमत सरकार को जगमीत सिंह की एनडीपी का बाहर से समर्थन मिल रहा था। जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देती रही और कनाडा की अंदरूनी सियासत के कारण ट्रूडो ने इस पर रोक नहीं लगाई। इस बीच भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते गए। दोनों के बीच 2023 में $9 बिलियन का कारोबार था, लेकिन नई दिल्ली और ओटावा ने सीनियर डिप्लोमैट्स को अपने अपने देशों से निकाला और अपने ऑनवॉयज को वापस बुला लिया। ये कनाडा और भारत के रिश्तों का सबसे खराब दौर था और इसके केंद्र में रहा खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह। निज्जर हत्याकांड में भारत का कोई हाथ नहीं था। भारत सरकार का स्टैंड सच साबित हुआ। अब जगमीत सिंह का खुद ब्रिटिश कोलंबिया से अपनी सीट हारना बड़ा झटका है। जगमीत सिंह ने पार्टी के लीडर पद से भी इस्तीफा दे दिया है और इस पार्टी का नेशनल पार्टी के तौर पर बने रहना भी अब पक्का नहीं है। ये दिखाता है कि कनाडा ने भारत विरोध को किस तरह नकारा। जगमीत सिंह का कनाडा की सियासत से बाहर होना और मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी की जीत ये उम्मीद जगाती है कि बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे भारत कनाडा के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट सकते हैं। कनाडा के चुनावों में इस बार जो मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहा वो घरेलू नहीं, ट्रंप की धमकी कि अगर कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बना तो उसके ऊपर कमर तोड़ टैरिफ लगाए जाएंगे। वैसे ये हालात इन्हीं 3-4 महीनों में बदले, वरना ये चुनाव 2015 से सत्ता में रही लिबरल पार्टी के कामकाज पर होना था, जिससे लोग बहुत खुश नहीं थे। लेकिन लिबरल पार्टी और मार्क कार्नी की किस्मत अच्छी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने उन्हें बचा लिया। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चुनाव जीतते ही अमेरिका और ट्रंप को खरी खरी सुनाई। America wants our land, our resources, our water, our country. Never. But these are not idle threats. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. हालांकि मार्क कार्नी इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी जीत में शायद सबसे बड़ा योगदान पड़ोसी देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। 3-4 महीने पहले की ही तो बात है कि जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार हिचकोले खा रही थी और उनकी लिबरल पार्टी की जनता में लोकप्रियता घट चुकी थी। पिछले साल दिसंबर में एक एक करके उनके कई कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। 6 जनवरी को जब ट्रूडो ने इस्तीफा दिया तो लगभग तय था कि उनकी लिबरल पार्टी को विपक्ष कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हरा देगी। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिएवर लगातार ट्रूडो पर हमला बोल रहे थे।
लोगों को याद दिला रहे थे कि लिबरल सरकार के 10 सालों में महंगाई बढ़ी है और लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो गई हैं। लेकिन फिर दो ऐसी चीजें हुई जिन्होंने हालात बिल्कुल बदल दिए। ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि कनाडा अमेरिका पर बोझ है, क्योंकि बरसों से अमेरिका कनाडा को रियायतें देता आया है और अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाएंगे और बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर देंगे। साथ ही ऊर्जा आयात पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा कि ये सब कुछ माफ किया जा सकता है अगर कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनने को तैयार हो। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अचानक कनाडा में राष्ट्रवाद की लहर उठी। कनाडा के लोगों को ना तो ट्रंप की बात पसंद आई, ना ही उनके कहने का अंदाज। दोनों देश जिनके बरसों से बेहद करीबी कारोबारी रिश्ते थे, वो अचानक दूर होते गए। कनाडा के चुनावों में मुद्दा बदल गया। अब एक दशक की लिबरल सरकार के कामकाज पर नहीं, बल्कि इस बात पर वोट पड़ने थे कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन मजबूती से टक्कर दे सकता है। मार्क कार्नी ने बतौर प्रधानमंत्री सख्त बयान दिए और अपने प्रचार के दौरान ट्रंप से बात भी की, जिसके बाद ट्रंप के तेवर भी कुछ नरम पड़े। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी नेता पियरे पोइलेव को कनाडा के ट्रंप के तौर पर पेश किया गया और हालांकि उन्होंने इस आरोप से बचने की काफी कोशिश की, आखिरी दम तक ट्रंप से कहते रहे कि कनाडा के चुनावों में दखलंदाजी न करें, लेकिन कनाडा के लोगों ने अपना मन बना लिया था। पोलिएव खुद अपनी सीट तक हार गए। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पूर्व भारतीय वाणिज्यिक दूत राजीव भाटिया और साथ ही जुड़ रहे हैं शमील जसवीर, जो न्यूज़ डायरेक्टर और होस्ट हैं रेड एफएम टोरंटो के। मैं जल्दी से शमील आपसे ये चले जानना चाहती हूँ, वहाँ पे रिएक्शन और लोगों के लिए क्या मुद्दा अहम रहा? जिस तरह लिबरल पार्टी जीती है, इसमें ट्रंप के एजेंडे का कितना योगदान है लोगों को इकट्ठा करने में? जैसे आप बात कर रहे थे, सबसे बड़ा तो मुद्दा यहाँ ट्रंप का जो थ्रेट था। ट्रंप ने कनाडा को यूएस की जो एक स्टेट बनाने की बात की और जो टैरिफ लगाने की बात की, उसके बाद कनाडा में वो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बहुत तेज हो गई थी और कनेडियन ने ये महसूस किया कि कनाडा की आइडेंटिटी को थ्रेट है। तो इससे देखा गया कि कनाडा में नेशनल सेंटिमेंट्स इतने बढ़ गए जो हिस्टोरिकली हमने कभी देखे नहीं है। सो उस चीज से ये कम बैक हुआ लिबरल का। नहीं तो लिबरल ऐसे लग रहा था कि शायद चौथे नंबर की पार्टी रह जाएगी। सो उससे लिबरल की दोबारा गवर्नमेंट तो बनी है, मगर साथ में कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि इतने बड़ा जो खतरे की बात थी कनाडा की आइडेंटिटी को, इसके बावजूद भी लिबरल को माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही बनी है उनकी। और इनका दोनों पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें बहुत थोड़ा फर्क है। सीट्स में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 168 लिबरल के हैं और 144 कंजर्वेटिव के हैं। और मैं ये कहूंगा कि इस वक्त कनाडा पहले के किसी भी टाइम से ज्यादा डिवाइडेड कंट्री है। कंट्री इस लिहाज से कि जो लोग हैं कनेडियन है वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। लगभग हम कह सकते हैं कि आधा कंट्री एक तरफ है, आधा कंट्री दूसरी तरफ है। फिर हमारे रीजनल भी हैं, जो हमारा वेस्टर्न कनाडा उसमें डिफरेंट माहौल है, उसमें ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी मजबूत रही है और जो लिबरल सपोर्ट है वो ईस्टर्न कनाडा में ज्यादा है। लिबरल तो सपोर्ट मैं ये नहीं कहता कि इस फैसले से कनाडा की प्रॉब्लम खत्म हो गई। जी, ये आप कह रहे हैं कि इससे ये नहीं लगता कि कनाडा की प्रॉब्लम खत्म हुई है, क्योंकि जो देश है उस समय बहुत डिवाइडेड, बहुत पोलराइज्ड है दो कैंप्स में। राजीव भाटिया साहब, एक जो दूसरी बड़ी बात और भारत के लिए एक अच्छी खबर वो रही कि जो यहाँ पर खालिस्तान का समर्थन करने वाली जो पार्टी है वो बुरी तरह से हारी है। तो जो भारत विरोधी एजेंडा पिछले दिनों कनाडा में दिखा, जिससे रिश्ते इतने खराब हुए दोनों देशों के कि अपने अपने ऑनवॉइस को वापस भेजा, डिप्लोमेटिक टकराव इतना बढ़ा, वो एजेंडा जो है वो काम नहीं कर पाया है इस बार कनाडा में। बहुत बहुत धन्यवाद नगमा जी। आपके चैनल की जो दोनों रिपोर्ट्स मैंने बहुत ध्यान से सुनी हैं और बहुत संतुलित रूप में अच्छी रिपोर्ट्स आपने प्रस्तुत की हैं जी। जहाँ तक भारत के दृष्टिकोण का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ इस समय रिजल्ट्स आए हैं वो भारत के लिए अच्छे माने जा सकते हैं। भारत की तरफ से उसका स्वागत भी होना चाहिए और मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही अपनी बधाइयाँ नए
प्रधानमंत्री को भेजती हैं। जी। मगर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत और कनाडा के संबंध लिबरल सरकार के रहते हुए खराब हुए थे। अभी भी वापस लिबरल सरकार बनेगी, माइनॉरिटी की सरकार बनेगी जैसा बताया गया है। तो इसलिए सब कुछ जो पहल करनी है वो लिबरल पार्टी की सरकार को ही करनी होगी, तभी भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार हो सकता है। हाँ, क्योंकि जहाँ तक हमारा प्रश्न है, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी यहाँ पर कि जस्टिन ट्रूडो के समय जिस तरह से रिश्ते गिरे और जगमीत सिंह का उसमें बड़ा हाथ रहा, क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी ट्रूडो की और जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी समर्थन करती थी उनका, और उनका जो एजेंडा था वो लेकर भी भारत पर बहुत तरह के आरोप लगे। हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड का जो हत्याकांड था उसमें, और ये बिना किसी सबूत के सीधे देश पर आरोप लग रहे थे जो बाद में गलत साबित हुए। तो रिश्ते उससे भी बहुत खराब हुए थे। ये एनडीपी का सत्ता से बाहर होना, हारना, ये क्या दिखाता है? मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये बात सही है, एनडीपी का रोल है, आपकी रिपोर्ट ने ऑलरेडी उसको स्पष्ट कर दिया है। मगर किसी भी देश के संबंधों की जब चर्चा होती है तो जो वहाँ के मुखिया हैं, जो राजनीतिक लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी को नकारा नहीं जा सकता है। मैं यही कहूँगा कि जो सारी समस्याएं हुई भारत और कनाडा के संबंधों में, उसकी अंतिम उत्तरदायित्व व जिम्मेदारी वो उस समय के प्रधानमंत्री की थी। और इसीलिए अब ये बहुत आवश्यक होगा कि नए प्रधानमंत्री की तरफ से ठीक से पहल हो और वो इस बात को अच्छी तरह से समझें कि भारत आतंकवाद के मामले में कभी भी कोई कंसेशन नहीं कर सकता है, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। और विशेष रूप से इस समय जब पहलगांव की बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ा ब्लो हुआ है और उसके बारे में अभी आपने स्वयं अपनी लीडिंग न्यूज़ में बात की है, तो हमारी तरफ से संदेश कनाडा को यही जाना चाहिए कि नई सरकार आई है, ये भी उसी दल की सरकार है, ये भी माइनॉरिटी सरकार है, और उनको अच्छी तरह से भारत के दृष्टिकोण को, भारत के कंपल्शन को, भारत की आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा, तभी सुधार संभव होगा। ये ज़रूर है कि मार्क कार्नी के लिए कई फैक्टर्स ने काम किया, ट्रूडो के खिलाफ बहुत वहाँ पर सेंटिमेंट थे, लेकिन ये है कि ये भी माइनॉरिटी सरकार है, लिबरल पार्टी की ही सरकार है। तो क्या अब रिश्ते बदलेंगे? धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी से जुड़ा है हमारा आज का मोटोरोला क्वेश्चन ऑफ द डे। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. तो आज का सवाल है, क्या अब सुधरेंगे भारत कनाडा के रिश्ते? और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें वॉर जोन से। रूस ने सोमवार को यूक्रेन के साथ 72 घंटे का युद्ध विराम तो कर दिया है, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव के लोगों को पुतिन की बात पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि ये अमेरिका को मनाने की एक चाल है। सीज़फायर की राहत मिली तो लोग कीव की सड़कों पर चलते और बेंच पे बैठे नजर आए। सभी लोग जंग से थके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह ये लड़ाई रुके और वो अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौटे। लगभग 60 दिनों से गाजा पट्टी में खाना, ईंधन, दवाएं बाहर से नहीं आ पाई हैं। इससे वहां लोगों को खाना देने वाले सहायता समूहों के पास भी खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। बाजार और दुकानें लगभग खाली हैं। लोग अपने बच्चों तक के पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 23 लाख फिलिस्तीनी की जिंदगी डब्बा बंद सब्जियां, चावल, पास्ता और दाल खाकर गुजर रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ऐलान किया है कि उन्हें 47 किचन्स को खाने की आखिरी सप्लाई कर दी है और अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। दुनिया के कुछ और खबरें देखिए कोने कोने से।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज तेल अवीव की एक अदालत में पेश हुए, जहां उन पर भ्रष्टाचार के 3 मामले चल रहे हैं। वो इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए आपराधिक मामले में पेशी हुई है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के तौर पर एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर से हज़ारों डॉलर की कीमत के सिगार और शैंपेन लिए। इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने मीडिया मालिकों के लिए कानूनी रियायतें दी ताकि उनकी और उनके परिवार के पक्ष की खबरें मीडिया में दिखाई जाएं। नेतन्याहू इन सारे आरोपों से इनकार करते हैं। और ईरान के बंदरगाह में जबरदस्त आग लग गई। बंदरगाह शाहिद रज़ई में लगी आग बुझाने के लिए रूसी एयर टैंकरों ने 100 से ज़्यादा टन पानी आग पर फेंका। यह आग पिछले शनिवार को एक ज़बरदस्त धमाके के बाद लगी थी। उस धमाके में 70 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थीं। अब ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि आग बुझा ली गई है। और आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं आज की तस्वीर, जो कि वेटिकन से है। वेटिकन में पोप फ्रांसिस के गुजरने के बाद नए पोप को चुनने की कवायद होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सभी कार्डिनल वेटिकन सिटी में जमा हैं, जहाँ वो 9 रातों तक प्रार्थना करेंगे और उसकी इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही नए पोप के चुने जाने की प्रक्रिया पूरी होगी।